बिहार मद्य निषेध पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस सेशन में हम लोग बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिहार मद्य निषेध पुलिस का 14 मई 2023 का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, आखिरी बार बिहार मद्य निषेध पुलिस का एग्जाम 14 मई 2023 को ही लिया गया था। तो बिल्कुल ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है बिहार मद्य निषेध पुलिस का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार मद्य निषेध सिपाही 2025 से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये बिहार मद्य निषेध पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 14/5/2023 का, यानी कि 14 मई 2023 का। और देखिए, बिहार मद्य निषेध का जो पिछली बार एग्जाम लिया गया था वो 14 मई 2023 को ही लिया गया था। तो बिल्कुल ये बिहार मद्य निषेध पुलिस का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, ये मैथ का प्रश्न है। पूछा गया है कि जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घट करके खुद का 80% हो जाती है। उस संख्या का 4/5 भाग क्या है। देखिए, गणित के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जब किसी संख्या में से जो है 35 घटाया जाता है तो कह रहा है कि वह घट करके खुद का, यानी कि x का ये 80% हो जाता है। तो यहाँ से आप x फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जब आप x फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 175, ठीक है ना। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 175 आ जाएगा। और अब पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 4/5 क्या होगा। तो 175 का 4/5 क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाएगा 140, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं गणित के प्रश्नों का उत्तर बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, ये भी गणित का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसान है, x + 1/x = 2 दिया गया है। तो कह रहा है कि x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो देखिए 1 + 1/1 कितना हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड को सेटिस्फाइड कर दे रहा है, ये आपका 2 ही आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 का पावर 4 + 1/1 का पावर 4 कितना होगा। तो 1 का पावर 4 1 ही होगा, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी आपका 2 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये भी गणित का प्रश्न है और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 लीटर, ठीक है ना। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब ये साइंस का प्रश्न है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में से ऊपरी और निचले, देखिए ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बना लीजिए, पैटर्न को समझ लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए, और देखिए 2022 में जो है और 2023 में, 2022 में 2 पेपर हुआ है, 2023 में 1 पेपर हुआ है, 3 पेपर है। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में तीनों पेपर का मैं सब्जेक्ट वाइज सारा प्रश्न करवा दूंगा। साइंस का एक जगह, हिस्ट्री का एक जगह, पॉलिटी का एक जगह, ज्योग्राफी का एक जगह, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो देखिए, इसमें जो होता है ऊपरी अवतल होता है और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। ऊपरी क्या होता है, ऊपरी अवतल होता है और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, अवतल और उत्तल। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका उत्तल लेंस है, जो आपका निचला भाग है उत्तल लेंस, ये आपका निकट दृष्टि की सुविधा देता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जब ये निकट दे रहा है तो वो दूर का देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, स्कैटरिंग जो होता है, बिखरना जो होता है,
यानी कि प्रकीर्णन आप कह सकते हैं, ये आपका दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विखरना दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। समान त्वरण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो देखिए समान त्वरण का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक मुक्त गिरी वस्तु तथा एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति जो है ये त्वरित गति है, और एक मुक्त गिरती वस्तु का त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? कोई वस्तु तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु तैरती है, और जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु उसमें डूब जाती है। ठीक है ना, उत्प्लावन बल आपने पढ़ा होगा, उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है ये आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 4 ओम का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि 4 ओम का प्रत्येक वाली 3 प्रतिरोध 4 ओम का है एक समबाहु त्रिभुज में, यानी कि इस तरह से कुछ अरेंज किया गया है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है ना, कह रहा है कि जोड़ा गया है कि 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंट क्या हो जाएगा। तो इसमें से देखिए 2 तो है आपका सीरीज में हो गया, तो 4 और 4 सीरीज में क्या होगा, R1 + R2 होता है, तो 4 जोड़ 4 8 हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा समानांतर में। तो अब आपका 8 और 4 का निकाल लेना है, इसी प्रकार से निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका समानांतर में R1 × R2 बटा R1 + R2 होता है। तो एक R1 यहाँ पर 8 हो गया और दूसरा आपका 4 हो जाएगा, तो 8 × 4 32 हो जाएगा, और 8 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 32 बटा 12 हो जाएगा, 4 3 12, और यहाँ पर देख लीजिए 4 बटे 32, यानी कि 8 बटा 3 ओम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि तरंगे जो है आपको पता है ये अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, और इनका गति सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर होता है द्रव में, और सबसे कम गैस में होता है। तो यहाँ पर ठोस राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का जो है गति 0 होता है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए, सभी लोग अपना अपना जो है स्कोर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, देखिए आर्यों का मूल निवास यहाँ पर पूछा गया है, तो ये एशिया माइनर था, एशिया माइनर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, और ये पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीते थे। ठीक है ना, 1892 में। और इनकी पुस्तक कौन सी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, पहला तो 1885 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। चलिए अब ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। नहीं, चंपारण यात्रा तो 1917 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। बिल्कुल, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च, ये डेट सहित याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौते के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में तो इंद्र का स्थान मिला था प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में पूछा गया है, तो इंद्र का स्थान मिला था प्रजापति को। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। आ गया ना प्रश्न। प्रथम अधिवेशन क्या था, WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरा ये 1885 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1886 में, और इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी का भी नाम दिया गया है। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है।
यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2026। बिल्कुल ये बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पर आधारित ये बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक है फ्रेंड्स। और देखिए इस बुक की खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस बुक में यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए इस बुक में बिहार मद्य निषेध सिपाही का पिछले 3 वर्षों का यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल बिहार मद्य निषेध का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसकी खासियत जो है ना ये है कि पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर दिया गया है बिल्कुल व्याख्या सहित दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो बहुत ही बेस्ट बुक रहेगा आपके लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इस बुक को परचेज करके आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है यहाँ पर। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमात खाना का मस्जिद जो है ये बलबन ने नहीं कराया था। ध्यान रखिएगा, जमात खाना का मस्जिद का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां। खिज्र खान ने करवाया था। खिज्र खान ने करवाया था। ठीक है ना, खिज्र खान ने करवाया था। खिज्र खान या खिज्र खां कह लीजिए, इसी ने करवाया था। तो ये सही नहीं है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। बिल्कुल कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। अच्छा, हिसार का फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार की गृह युद्ध में खड़ी है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सर सैयद अहमद खान का है। किसका है? सर सैयद अहमद खान का है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर, तो ये वाटरलू का युद्ध था। ये 1815 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद जो है इसको जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है। क्या पूछा गया है? फ्रीक्वेंट का। तो देखिए फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? प्रायः घटित होने वाला, बार बार घटित होने वाला। और इसका उल्टा हो जाएगा ओकेजनल। ओकेजनल हो जाएगा, जो कभी कभार होता है, ओकेजनल। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से सही कौन सा है। देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का है। अंग्रेजी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के भी पूछे जाते हैं, साइंस के भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल के भी थोड़ा बहुत प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टेम्परामेंट कैसे लिखा जाता है, तो TEMPE। देखिए कहाँ पर लिखा गया है, सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ये वाला टेम्परामेंट जो है सही लिखा गया। टेम्परामेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है। नथिंग कैन डिटर हिम, खलेसन दिया गया। परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डिटर फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है ना, नथिंग कैन डिटर हिम फ्रॉम परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक से ये भी प्रीपोजिशन फिल करना है। खालिस्तान दिया गया है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डिसेंटेड, खालिस्तान दिया गया। द सजेशन ही मेड, तो यहाँ पर भी है फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी फ्रॉम का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि चेंज ऑफ appearance टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, यानी कहने का मतलब है ना कि अपनी पहचान छुपाना या धोखा देना। ये एक तरह का जो है इडियम फ्रेज है, मुहावरा है। तो ये आपका क्या कहलाता है? डिसग्यूज इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्टिव पैसिव है। लुक दे हैव पेंटेड द डोर, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड। लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा निश्चित रूप से। एक इडियम फ्रेज पूछा जाएगा, एक आपका नरेशन पूछा जाएगा, एक एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस पूछा जाएगा। तो इतना चैप्टर आप कर लेंगे ना, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप 4-5 घंटे अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे। तो आपका 3-4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सिनोनिम पूछा गया, आप समानार्थी शब्द। एस्टिमेट का क्या होगा?
तो एस्टिमेट का जो होता है आकलन करना होता है, अनुमान लगाना होता है, और इसका यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर आपका समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो समानार्थी एस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखिए आगे ना चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल आप कह सकते हैं। मुहावरा में क्या हो जाएगा, बहुत आसान कार्य यानी कि समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा हुआ है, तो ये बिहारी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया हुआ है, बिहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, फुर्तीला कौन सा इसमें से सही लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो फुर्तीला इसमें से जो है कौन सा सही लिखा गया, फटाफट बता दीजिए, आंसर चुन लीजिए, ये वाला फुर्तीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको 4 भाग में ये बांट करके दिया गया, और आपको क्या करना क्या है कि यहाँ पर मतलब इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में सजा देना है। देखिए कह रहा है कि ना प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों के 1 और 6 संज्ञा दी गई है। देखिए ये पहला है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये आकर के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बीच में जो सेंटेंस दिए गए उसको सजाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको चुन करके बताने होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, पढ़िए, ठीक है ना। थोड़ा सा और छोटा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, अब हो गया ना, दिखाई दे रहा है, पढ़ करके बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, व र ल य। मैं यहाँ पर बता देता हूँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, व र ल य, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका व, मतलब कहने का मरुभूमि राजस्थान के प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों की रक्त प्रवाहित हुआ है। र हो जाएगा जहाँ की देवियों ने अपना सतीत्व की। उसके बाद र के बाद व र ल हो जाएगा, रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित किए। जौहर आपने देखा होगा राजस्थान में जो है वहाँ की स्त्रियाँ करती थीं। उसके बाद यह हो जाएगा कि जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर शत्रुओं का मान मर्दन किया, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए रात्रि का पर्याय नहीं है, रात्रि का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है, तो निश्चित रूप से ये नहीं होगा। यामिनी, रजनी, निशा ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है बताइए, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, ठीक है ना, उसी को सर्वज्ञ बोला जाता है, जो सब कुछ जिसे सब जो है विषय में जानकारी हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वाक्यांश में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। पार्थिव के लिए, पार्थिव शब्द का अभिप्राय जो होता है पृथ्वी से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहाँ पर विपरीत शब्द बताना अनुराग का, तो अनुराग का क्या होता है, अनुराग का विराग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अनुराग का विराग होता है, ध्यान रखिएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। जो अच्छा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, जो अच्छा बोलता है बताइए उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए उसको बोला जाता है सुवक्ता, जो अच्छा बोलता है सुवक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। जो मधुर बोलता है उसको सुभाषी बोलते हैं, सुभाषी जो मधुर बोलता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा उसी तरह का है, इसको मतलब देखिए पहला और यहाँ पर आखिरी खंड दिया गया है और बीच में इनको सजाना है, ठीक है ना। तो इसको सजा दीजिएगा, मैं आंसर यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, एक मिनट, हाँ ये वाला हो जाएगा, र य ल व, र र य ल और व, ठीक है ना। तो कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है या यह राजा सम्राटों की युद्धों और सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ना, ये होती है अंडाणु, जिसको कि अंग्रेजी में ओवम बोला जाता है, अंडाणु होती है सबसे बड़ी कोशिका। ऑप्शन में अंडाणु नहीं है। इसमें प्रश्न में पूछने का मतलब है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी पूछेगा ना तब ये तंत्रिका कोशिका होगा, न्यूरॉन, ठीक है ना। बट यहाँ पर बड़ी कोशिका पूछा है तो अंडाणु होना चाहिए।
ऑप्शन में नहीं दिया गया अंडाणु, तो आप लंबी याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका है, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु होता है। ये सब पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वायुजनित रोग कौन सा है, तो देखिए इसमें से तपेदिक, जिसको कि टीबी बोलते हैं, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सभी वायुजनित रोग हैं। देखिए आपके नाखून, बाल, त्वचा समान पदार्थ से बने होती हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, तो हमारी जो होती है नाखून, बाल, त्वचा और जानवरों के खुर, सिंग, ये सब बने होते हैं कीरेटिन नामक प्रोटीन से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। अवक्षेपी अंग का उदाहरण बताइए। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं, देखिए अवशेषी अंग भी कह सकते हैं, अपेंडिक्स है, टॉन्सिल्स है, ठीक है ना, ये सब होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हैं आपका क्या दिया गया है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कान की मांसपेशी जो होती है ना, यह भी एक तरह की अवशेषी अंग होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो ये लैक्टिक एसिड होता है। और कौन सा जो है विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए जीवित सरल ऊतक, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जगह इसका आंसर आपको उल्टा मिल जाएगा। जीवित शब्द लगा हुआ है, जीवित यानी कि लाइव, ठीक है ना। जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, वो क्या है, तो ये आपका कोलेनकाइमा होता है, ठीक है। चलिए पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता, ये जो होता है, जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल अंग्रेजी में बोलते हैं, कोशिका रक्त से भरी हुई रिक्तिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ऊतक इसमें से है, बताइए। तना का घेरा, तो ये पार्श्व विभाजित ऊतक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्श्व विभाजित ऊतक। अच्छा, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो वाष्पीकरण का भी और क्रिस्टलीकरण का भी उपयोग किया जाता है। तो ए और सी यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है। अब घटा करके देख लीजिए, 59 - 26 कर लीजिए, 61 - 29 कर लीजिए, 61 - 30 कर लीजिए, 60 - 30 कर लीजिए, ठीक है। तो किस में हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 - 29 करते हैं तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, यानी कि इसी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ में, तो बुलेट प्रूफ में पॉलीकार्बोनेट का बना होता है बुलेट प्रूफ, ठीक है ना, बुलेट प्रूफ ग्लास पॉलीकार्बोनेट का। तो यहाँ पर देखिए पॉलीकार्बोनेट ग्लास दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए तत्व एक दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, वह क्या है, 16 सल्फर का होता है। सल्फर एक तरह का अधातु है, ठीक है ना, तो एक अधातु है। चलिए उसके बाद देखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है, सेपरेटिंग फनल का उपयोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया घोल में 400 ग्राम पानी है, 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी। तो घोल की सांद्रता जो होगी ये आपका 10% हो जाएगी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा घोल की सांद्रता, तो यहाँ पर 10% हो जाएगा, ठीक है, 10%। कैसे, तो देखिए नमक की मात्रा बटा नमक और जल की मात्रा। नमक की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 ग्राम। नमक और जल की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 450 और 50 यानी कि 500 ग्राम गुना 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 से 20 को 5 दही 50, 10%, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट तो निश्चित रूप से यह एक जैव उर्वरक होता है, जैविक जैव उर्वरक है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। केचुआ वगैरह होता है ना वर्मी कंपोस्ट में, तो ये जैविक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में से जो है आपको संबंधित शब्द का चयन करना है। वनस्पति, पौधे, तो कीट विज्ञान में क्या होगा, निश्चित रूप से कीड़ों का अध्ययन किया जाएगा। मतलब वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जा रहा है, तो कीट विज्ञान में किसका, कीड़ों का, यानी कि कीटों का अध्ययन होगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित जानकारी रीजनिंग का प्रश्न है। ये देखिए 8 मित्र बैठे हुए एक सर्कल में, वृत्त में, इस तरह से, ठीक है ना, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, इस तरह से केंद्र की ओर इनका फेस है। 8 फ्रेंड है, तो आप इनको बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये लंबव है, इसको आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या गया है कि भी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन, भी के बाएं से तीसरा स्थान पर आर बैठा हुआ है इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिए ज्ञात करना है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। यहाँ पर मतलब एक तरह से दिया गया है, और यहाँ पर देखिए बताना है आपको कि श्रृंखला में संलग्न अक्षरों के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या क्रमिक सम संख्या होंगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प, DFGPX, DFJ न होगा, जी नहीं, JPX, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8 इस तरह से जा रहा है, देखिए D, फिर EF एक छोड़ के है, फिर GHIJ इस तरह से है, 4 को छोड़ करके देखिए, इसी तरह से एक तरह का ये आपका यहाँ पर है संख्या क्रमिक सम संख्याएं फॉलो कर रही है। चलिए उसके बाद देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो प्रकाश की दाईं ओर ललित बैठी है, तो यहाँ पर ललित हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अभी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू की थी, तो गरीबी हटाने के लिए बिहार सरकार ने जीविका योजना को 2007 में शुरू किया था, जीविका को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये करंट का क्वेश्चन उस समय का पूछा गया, तो आप देख सकते हैं करंट का भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो उस समय सरबजोत सिंह ने जीता था, ये भारतीय निशानेबाज हैं, इन्होंने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। तो करंट का भी प्रश्न पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। देखिए 74वें गणतंत्र दिवस में पूछा गया है। अभी आपको इस साल वाला याद रखना है, 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस समय मुख्यमंत्री मतलब मुख्य अतिथि थे, ठीक है ना, चीफ गेस्ट थे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया कि किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, तो उस समय उत्तराखंड को मिला था, ठीक है ना, उत्तराखंड को। और इस साल किसको मिला है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है, तो ये नरेंद्र सिंह कपानी है, नरेंद्र कपानी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा, तो 1 ग्राम यूरेनियम लगभग 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर, ठीक है ना, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर जो है ऊर्जा का उत्पादन करेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है, सभी ऑप्शन दिख रहे हैं क्या आपको, हाँ अब दिख रहा होगा, बताइए। एक परमाणु ऊर्जा इकाई के क्रिटिकल, ठीक है ना, क्रिटिकल जो है बनने का यहाँ पर पूछा गया है, अर्थ है कि ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के एक न्यूट्रॉन बनाने वाली श्रृंखला में स्थापित हो जाना, अर्थात नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया स्थापित होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा एम्स दिल्ली में, ठीक है ना, एम्स दिल्ली के कैंपस में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है, करंट का क्वेश्चन है, याहू कंपनी थी उस समय। देखिए ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है, ओलंपिक मसाल जो है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, 1928 में मसाल जलाना शुरू हुआ था ओलंपिक में, और ये प्राचीन और आधुनिक खेलों का एक तरह का निरंतरता का प्रतीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उच्च न्यायालय का पूछा गया, तो उच्च न्यायालय का लीला सेठ थी, ठीक है ना, पहली, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ये लीला सेठ हो जाएगा, ठीक है। और फातिमा बीबी किस में थी, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है इसमें से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख करके बता देंगे कि राज कपूर नहीं है इसमें से, ठीक है ना, राज कपूर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो वो भी इस समय का करंट का क्वेश्चन था, ये आपका किड्स सेफ्टी प्रोग्राम है, ठीक है ना, किड्स सेफ्टी प्रोग्राम।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि देख सकते हैं करंट का वेटेज कितना है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि यह 3 स्तरीय संगठन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, सही दोनों है। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं की देखरेख करती है और रॉ, आईबी और एनएससी इसको रिपोर्ट, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका गलत दिया, इसलिए रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर, तो सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। यह परतदार चट्टानें होती हैं और इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। मानव का घर, तो निश्चित रूप से एशिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। देखिए निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कटमई ज्वालामुखी है। ठीक है ना, कटमई ज्वालामुखी, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और यह अलास्का में मौजूद एक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भूपरपट्टी में, तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन है। ठीक है ना, उसके बाद सिलिकॉन आता है, फिर अल्युमिनियम आता है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। ठीक है ना, ये आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित जोड़ों में से यहाँ पर देखिएगा विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है। अब बताइएगा, ये थोड़ा सा देखिए प्रश्न डिफिकल्ट पूछा गया था पिछले बार, 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही हार्ड थे। ठीक है, बताइए यहाँ पर सही विशेषता वाली यहाँ पर आपको चुन करके बताने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद, ग्लेशियर है मिलाम, से निकलती है। तो मिलाम हिमनद से गौरी गंगा निकलती है। ठीक है ना, गौरी गंगा यहाँ पर हो जाएगा। एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है इसमें से, एस आकार का, एस आकार का। ठीक है ना, तो एस आकार का कौन सा, मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उसके बाद देखिए किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएँ की जाती हैं, बताइए। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर केंद्र सरकार पूछा गया तो राष्ट्रपति हो जाएगा, राज्य सरकार पूछता तो राज्यपाल होता। ठीक है, राष्ट्रपति आपको पता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य जो है उसी के नाम पर किए जाते हैं। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या, यानी कि आपको लोकसभा की बात कर रहा है तो संसद की सीटों की संख्या 40 है। अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, याद रखिएगा 243 सीटें हैं। ठीक है ना, विधानसभा में। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया है, संघीय प्रणाली को लिया है कनाडा से। ठीक है ना, और संसदीय प्रणाली को, संघीय पूछा है, अगर संसदीय पूछता तो ब्रिटेन से, संसदीय ब्रिटेन से, संघीय कनाडा से, नीति निर्देशक आयरलैंड से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार के एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। चलिए बताइएगा कौन से ये 4 राज्य हैं जिनका उल्लेख 6ठी अनुसूची में हुआ है। तो ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा नागालैंड दिया गया, ये नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला सही दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों में से पूछा गया है कि एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ देना है, उस पर अधिकार क्षेत्र है। तो भारत में से 3 उच्च न्यायालय, गुवाहाटी है, ठीक है ना,
एक बम्बई हो गया और एक पंजाब हो गया। तो पंजाब और हरियाणा इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुवाहाटी हो जाएगा, जो पूर्वोत्तर राज्य और भी इसमें आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। एक बम्बई आ जाएगा और एक आपका हरियाणा वाला आ जाएगा, मतलब पंजाब हरियाणा वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 जो है 19, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है और इसी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 21 में है कानून की नियत प्रक्रिया का, ठीक है। अनुच्छेद 21 हो जाएगा। राष्ट्रीय आय समान है, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई दफ़ा मैंने आपको बताया भी है, और जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को दूसरे पंचवर्षीय योजना में चुना था, ठीक है ना। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चला था, ठीक है। भारत में देखिए सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक राजस्व उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। उसके बाद देखिए सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ होता है। सार्वजनिक वस्तु क्या होता है, जिसका उपभोग सब लोग कर सके, जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को पहुंचाता हो लाभ। तो निश्चित रूप से एक सरकारी योजना जो गरीब परिवारों को लाभान्वित करती है, नहीं केवल गरीब परिवार को नहीं, सब लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुँचाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, बताइए। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सकल नामांकन दर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा स्वास्थ्य और पोषण मानव सूचकांक के, मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। चलिए भारत में देखिए वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो भारत में जो है शाखा बैंकिंग है, आपने देखा होगा शाखा बैंकिंग है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। तो ये आपका प्राइस फ्लोर जो हो ना, ये हो जाएगा प्राइस फ्लोर, ठीक है ना। प्राइस फ्लोर न्यूनतम मूल्य कृषि समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, ये भुगतान बना लीजिए इसको, वेतन और पेंशन, सब्सिडी, सब हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यानी कि सारे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये गणित का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका 10 वर्ष हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये भी देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर आपका 4000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अपना स्कोर आप लोग गणित के प्रश्न को छोड़ दीजिए और बाकी आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। 98 का आपका 5% हो जाएगा। 99 का देख लीजिएगा, 99 का जो है 154 यहाँ पर जो है पूछा गया है, कौन सा संख्या पैटर्न में अनुपयुक्त दिया गया है, गलत दिया गया है इस पैटर्न में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 56 और कितना 72 होगा, 56 16 72, 72 और 18 90, ठीक है ना। 90 और 20 110, और फिर यहाँ पर क्या होना है 22 आना है, ठीक है ना। तो 22 होगा तो 132 होगा, और फिर यहाँ पर 24 हो जाएगा ना, तो 154 नहीं 156 यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये अनुपयुक्त दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ये आखिरी क्वेश्चन है और इसका मूल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मूल जो होगा वो आपका 3 + √5/2 और 3 - √5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।